तो आइए आज हम लोग जानते हैं, इसका तो इंट्रोडक्शन हम लोग कल पढ़ चुके हैं, है ना। इस पोएम का आज हम लोग एक्सप्लेन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम जान लें कि है क्या। तो दिस पोएम इज अ सोनेट। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, व्हाट इज सोनेट? सोनेट मीन्स सोनेट ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज नोन एज सोनेट। सोनेट क्या होता है? तो 14 लाइन की जो कविता होता है जिसको हम लोग सोनेट बोलते हैं। सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. First 8 lines are known as octave and last 6 lines are known as sestet. यानी सोनेट को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक सोनेट में कितना लाइन होता है? 14 होता है। तो 14 लाइन जो होता है इसमें एक सोनेट है जिसमें 14 लाइन होता है, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। इसके फर्स्ट 8 लाइन को बोलते हैं ऑक्टेव, OCTAV। और इसका लास्ट में 6 लाइन होते हैं इसको बोलते हैं सेस्टेट। सेस्टेट। तो पूछा जाए, ये आपसे कोई यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज सोनेट, सोनेट क्या है? सोनेट क्या है? द पोएम ऑफ 40 लाइन्स इज नोन एज सोनेट। यानी 14 लाइन की कविता को हम क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. First 8 lines are called octave and the last 6 lines are called sestet. इसके जो फर्स्ट के जो 8 लाइन होते हैं, इससे ई वाला है जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 लाइन है इसको हम ऑक्टेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्टेव। जिसके लास्ट के जो 6 लाइन होंगे इसको बोलते हैं सेस्टेट। तो सबसे पहले इस कविता को हम पढ़ने से पहले इसमें कुछ वर्ड मीनिंग जान ले कि इसका मतलब क्या होता है। तो प्रयास कीजिए आप लोग इसको मतलब कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। डाई मीन्स क्या होता है? मरना होता है। थिंक मीन्स सोचना। ओनली मतलब सिर्फ। दिस का मतलब जानते हैं, मी का मतलब जानते हैं होंगे, देश का मतलब जानते हैं, सम का मतलब जानते हैं। कॉर्नर मीन्स कोई भी कोना, है ना, कोई भी ऐसा भाग, कोई भी पार्ट, कोने। फॉरेन मतलब विदेशी, फील्ड मतलब विदेशी, या खेत नहीं, विदेशी धरती, विदेशी मैदान, विदेशी क्षेत्र। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, अपने बुक में लिख लीजिएगा, कॉपी में, बुक में ही चिन्ह, एरो का चिन्ह दे के और अपने बुक में ही पेंसिल से लिख लीजिए। इंडायरेक्ट रिच मतलब यहाँ रिच का मतलब समृद्ध है। अर्थ मतलब यह मिट्टी समझिएगा, धरती समझिएगा। यह रिचर का मतलब वही समृद्ध होता है। यह डस्ट का मतलब राइटर खुद से अपना कंपेरिजन करते हैं, खुद को राइटर यहाँ डस्ट मानते हैं। डस्ट में धुलकन होता है। कंसील मतलब होता है छुप जाना होता है, मिल जाना। लेकिन यहाँ राइटर जिसका तुलना किए, इसका जो वर्ड का जो प्रयोग किए हैं तो किए हुए हैं जब कोई आदमी मर जाता है उसके दफन के रूप में लिए हुए हैं इसको। यह है डस्ट, इसको धूल कम। होम मतलब जिसको। इंग्लैंड, यहाँ बोर मतलब जन्म दिया। बियर का सेकंड फॉर्म बोर है। शेप मीन्स आकार देना। मेड अवेयर मतलब जागरूक करना। गेव मतलब दिया, देना। गिव का सेकंड फॉर्म गेव है। वंस मतलब कभी, एक बार। हर फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स में फूल होता है। टू लव मतलब प्रेम के लिए। वे मिस रास्ता होता है। रोम मिस घूमने फिरने के लिए, टहलने के लिए जो रास्ता मिला। यहाँ रोम का मतलब आंकना, लेकिन अनलिमिटेड, उसका कोई लिमिट ना हो, इतनी। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। वास्ट मतलब यहाँ स्नान करने के सेंस में लिखा गया, धोने के सेंस में नहीं लिखा गया है। रिवर्स मतलब नदी। ब्लेस्ड, जो ब्लेस्ड का सेकंड फॉर्म ब्लेस्ड है, ओल्ड वर्ड के रूप में इसको यूज किया गया है। सन्स ऑफ होम, यहाँ सन्स ऑफ होम का मतलब यहाँ आशीर्वाद के सेंस में दिखाते हैं। अब देखिए ऊपर से हम लोग इसका जब एक्सप्लेन पढ़ते तो अब बेहतरीन आपको समझ में आएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। कल हम इंट्रोडक्शन देखे हुए थे जिसमें राइटर जो है बहुत कम एज में मर जाते हैं, है ना। मात्र ये 28 वर्ष के शायद उम्र में मर जाते हैं। और ये मरे हुए थे क्या चीज है? सेप्टिसीमिया से मरे हुए थे। सेप्टिसीमिया एक ब्लड पॉइजन होता है जो कोई कीड़ा काट लिया था जिसकी वजह से ही मर गए, है ना। लेकिन युद्ध के दौरान ही मरे हुए थे।
हम इन लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े हुए थे। आज थोड़ा हम लोग इनके इस कविता के एक्सप्लेन के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ राइटर क्या कल्पना करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम इसका थीम बता दें। राइटर का बस यही मकसद है कि जब ये युद्ध में जाए, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की बात है, यानी कहने का मतलब है कि जब वो युद्ध में जाए तो क्या हो, उनका जब मृत्यु हो जाए, मरने के बाद जिस जगह पर विदेशी धरती में अगर मृत्यु होगा, वो जगह जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ये कुछ कारण बताते हैं किस कारण से मतलब इंग्लैंड का हो जाएगा। आइए हम जानते हैं। पहले लिखा हुआ है कि इफ आई शुड डाई, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड, देयर शैल बी in that rich earth a richer dust concealed। एक बार इसको थोड़ा रीडिंग करते हैं कि if I should I think only this of me, that there some corner of a foreign field, that is forever England, there shall be in that rich earth a richer dust concealed। अब इसका हम लोग एक्सप्लेन देखते हैं लाइन बाय लाइन। राइटर क्या बताना चाहते हैं, कहते हैं कि if I should die, अगर मैं मर जाऊं, think only this of me, तो मेरे लिए बस इतना ही सोचना कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए बस इतना ही सोचना कि that there some corner of a foreign field, किसी भी विदेशी धरती, कोई भी ऐसा विदेशी धरती पर यदि मैं मर जाऊं, किसी विदेशी धरती किसी भी कोने में अगर मेरा मृत्यु हो जाता है, तो that is forever England, there shall be, तो जो धरती जो होगा, वो जगह जो होगा, जिस कोने में मेरा मृत्यु होगा, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। एक बार ध्यान समझिए इसको क्या बोलते हैं कि इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, वो धरती, कोई भी विदेशी धरती जिसका कोई भी कोना हो, जहां उनका मृत्यु होगा, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड, देयर शैल बी, वो धरती जो जगह जो हमेशा के लिए इंग्लैंड के लिए हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। ऐसा कहते क्यों है? इन दैट रिच अर्थ, बोलते हैं कि वो कोई भी धरती जहां मेरा मृत्यु होगा, वो धरती समृद्ध होगी, वो अमेरिका हो, जापान हो, कहीं भी राइटर युद्ध करने जाते हैं कि वहां मृत्यु हो जाता है, तो बोलते हैं कि वो धरती भी समृद्ध होगा। इन दैट रिच अर्थ, उस समृद्ध धरती में ए रिचर डस्ट कंसील्ड, एक रिचर डस्ट जो होगा, एक समृद्ध धरती, एक समृद्ध कण जो है उसमें कंसील्ड हो जाएगा, उसमें छुप जाएगा, उसका वह दफन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा देश है, उस देश के बीच में एक आदमी जो कण के बराबर ही होता है, इसलिए राइटर अपने आप को डस्ट मानते हैं, बोलते हैं कि मैं एक धूल कण के बराबर हूँ। लेकिन अगर जो वो धरती जो यदि अगर समृद्ध होगा, तो मैं भी एक समृद्ध कण रहूंगा, जो मुझे उसमें मैं दफन हो जाऊंगा वहां पे। यानी कहने का मतलब इनका यह है कि दैट रिच अर्थ, जिस धरती पर मुझे दफनाया जाएगा मरने के बाद, जिस तरह से वो धरती समृद्ध होगी, उसी समृद्ध धरती के अंदर एक समृद्ध कण का क्या हो जाएगा? दफन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस धरती में उनको दफना जाए, वो धरती तो समृद्ध होगी ही, साथ ही साथ राइटर बताते हैं कि मैं भी एक समृद्ध कण रहूंगा, जो उस धरती के अंदर मैं दफन हो जाऊंगा। आए कहते हैं ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, वो कण, अपने आप को राइटर जो डस्ट समझते हैं, बोलते हैं कि वो कण होम इंग्लैंड बोर, जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया। डियर का वर्ब का सेकंड फॉर्म है बोर, जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया। शेप, इंग्लैंड ने आकार दिया। मेड अवेयर, इंग्लैंड ने उसे जागरूक किया। राइटर यहाँ जो है मेटाफोर का प्रयोग करते हैं। राइटर जो है इंग्लैंड को पर्सनिफिकेशन करते हैं एक मदर के रूप में, यानी जिस तरह से माँ जो है अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, उस तरह बोलते हैं कि इंग्लैंड जो है मेरी माँ के समान है। जो इंग्लैंड जो है मुझे जन्म दिया, इंग्लैंड ने मुझे आकार दिया, इंग्लैंड ने मुझे जागरूक किया। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, इंग्लैंड ने कभी मुझे दिया क्या? तो अपना फूल, या हर का प्रयोग किया है राइटर ने। राइटर किए हुए हर का प्रयोग, यानी राइटर जो है इंग्लैंड को माँ का दर्जा देते हैं। बोलते हैं कि हर फ्लावर्स टू लव, जिन्होंने अपनी जो है फूल दिया टू लव, प्रेम करने के लिए। वो माँ, इंग्लैंड को अपनी माता के रूप में लेते हैं, माँ मदर के रूप में लेते हैं। बोलते हैं कि हर फ्लावर टू लव, जिन्होंने अपना फूल दिया प्रेम करने के लिए। हर वेज टू रोम, अपना रास्ता दिया
टू रोम, टहलने के लिए, घूमने के लिए, अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं था। ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इसलिए जो बॉडी होगा वो इंग्लैंड का होगा, ये शरीर जो होगा इंग्लैंड का होगा। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, राइटर बोलते हैं जो मैं सांस भी लेता हूं वो भी इंग्लिश, वो इंग्लैंड का है। इसलिए ये सब कुछ सब इंग्लैंड का है। वास्ट बाय द रिवर्स, मैं स्नान भी कर किया हूं तो इंग्लैंड के नदियों में किया हूं, और मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त है तो इंग्लैंड के सूर्य से प्राप्त है। तो बताते हैं कि जब सब चीज हमको मिला है इंग्लैंड से, तो मैं जब मरूंगा तो जिस जगह पर दफनाया जाएगा तो दो गज जो जमीन होगा, 2 गज चाहे 1 गज, जितना दूर में उनको दफनाया जाएगा वो जमीन जो होगा किसका होगा? इंग्लैंड का होगा। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ हम इंग्लैंड ने दिया है, यहाँ तक इंग्लैंड को जन्म दिया, आकार दिया, जागरूक किया, उन्हें प्रेम करने के लिए फूल दिया, उन्हें घूमने फिरने के लिए रास्ते दिया, इसलिए बोलते हैं कि बॉडी जो है इंग्लैंड का है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, ये बोलते हैं कि मैं सांस भी लेता हूं तो इंग्लैंड का ही लेता हूं, और बोलते हैं कि वहां स्नान भी मैंने किया तो इंग्लैंड के नदियों में किया, और मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त है तो वो इंग्लैंड के सूरज से प्राप्त है। इसलिए जब सब चीज जो है मुझे मिलता है इंग्लैंड से, तो ये शरीर भी इंग्लैंड का होगा। इसलिए मेरे मरने के बाद मुझे जहां भी दफनाया जाएगा वो जगह जो होगा इंग्लैंड के नाम पर होगा, है ना। एक बार और ऊपर समझ लेते हैं कि इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड देयर शैल बी, किसी भी विदेशी धरती का कोई भी कोना हो, चाहे उनका मृत्यु होगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए, देयर शैल बी हो, वो जगह जो है हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। उस समृद्ध धरती में एक समृद्ध कण जो हो जाए उसका दफन हो जाएगा, उसे मिल जाएगा, और मिलने के बाद वो धरती जो है इंग्लैंड का क्यों हो जाएगा? तो राइटर यहाँ बताते हैं कि ये डस्ट हुम इंग्लैंड, वो कण जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, आकार दिया, शेप मतलब आकार दिया, मेड अवेयर, उसे जागरूक किया, गेव वंस हर फ्लावर टू लव, जिसने अपना फूल का भी दिया उसे प्रेम करने के लिए, हर वेज टू रोम, जिसने अपना रास्ता दिया उसे टहलने के लिए, घूमने फिरने के लिए। ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इसलिए जो बॉडी है, जो शरीर है वो इंग्लैंड का है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, मैं सांस भी लेता हूं तो इंग्लैंड का लेता हूं। वास्ट बाय द रिवर्स, मैं स्नान भी किया तो वहां के नदियों में किया। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और बोलते हैं कि मुझे आशीर्वाद भी जो मिला वह इंग्लैंड के सूर्य से मिला। इसलिए जब सब चीज जो है इंग्लैंड का है, अगर सब चीज जब इंग्लैंड का है तो मुझे जहां भी दफनाया जाएगा वह जगह जो है इंग्लैंड के नाम पर होना चाहिए और इंग्लैंड का होगा। तो अगर इसको समझने में थोड़ा भी तकलीफ हुआ होगा तो आप लोग अपने कमेंट में लिखिएगा, और प्रयास कीजिए कि जितना भी वर्ड का मीनिंग हम बोले हैं उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि समझने में दिक्कत जो है नहीं होगा।